नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बात अवध की बेगम की। अवध की उस बेगम की बात जिनके दिल में शायद पहली बार ये ख्याल आया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम क्यों हैं, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी अवध का रोया रोया नोच कर इंग्लैंड भेज रही है। आज बात उस बेगम की जिनके दिल में आज़ादी का ख्याल पहली बार आया, जो हुकूमत बरतानिया से आज़ाद होना चाहती थी और आज़ाद करना चाहती थी अपनी रियाया को, अपनी रियासत को। लेकिन बदकिस्मती से इन बेगम को न हिंदुस्तान की मिट्टी मिली और न आखिरी वक्त हिंदुस्तान के लोग मिले, न हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू ही मिल पाई। उनकी मौत भी हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं हुई। आइए जानते हैं वो क्या हालात थे जब बेगम की मौत विदेशी धरती पर हुई और दफन होने के लिए भी उन्हें विदेश की धरती ही मिली। आइए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। भारत में कंपनी की हुकूमत धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी और एक के बाद एक रियासतों को हड़प कर रही थी। फिर वो चाहे अवध हो, हैदराबाद हो या फिर झांसी। ऐसे में अवध के चौथे बादशाह अमजद अली शाह की पत्नी और आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह की मां मलिका किश्वर को अवध बचाने की चिंता दिन रात खाए जा रही थी। मलिका किश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो बला की खूबसूरत थीं। पर्दा नशीनी का तो ये आलम कि उनके राजमहल में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही उनकी खिदमत में थीं। मलिका किश्वर बड़ी लगदग से जाड़े में छतर मंजिल, गर्मियों में चौलक्खी कोठी और बरसात में हवेली द्वारिका दास में रहती थीं। बाग बगीचे घूमते समय उनके साथ 100-200 कनीजों का अमला भी रहता था और उनके दस्तरखान के तो क्या कहने। चांदी की जड़ाऊ तश्तरियों में उनके लिए कई तरह के स्वाद का सुबह का नाश्ता परोसा जाता था, जिसमें से वे बहुत जरा सा खाती थीं। इसके बाद वे चांदी के गिलास में मोतियों का शरबत पीकर उठ जाती थीं और जब वे बादशाह अमजद अली शाह के साथ गुफ्तगू कर रही होती तो सारे वक्त शहनाई बजा करती थी, क्योंकि वो उस समय बादशाह के साथ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर कर रही होती थीं। मलिका किश्वर जिस पोशाक को एक बार पहन लेती थीं, उसे वे दोबारा छूती तक न थीं। उस पोशाक की सिलाई तुरपाई खोलकर उसे कनीजों को दे दिया जाता था, जिससे कोई मलिका किश्वर के खूबसूरत जिस्म की रूपरेखा, जिसे आजकल फिगर कहते हैं, जान न लें। इस तरह ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने वाली अवध की बेगम को अवध बचाने की धुन लग गई थी और वे बिना गवर्नर जनरल को इत्तला किए सीधे पहुंच गई इंग्लैंड की महारानी के दरबार में, इस गुहार के साथ कि अवध को बख्शिए, आपकी कंपनी उसे लूटने में लगी है। उन्होंने तकरीबन 150 गणमान्य लोगों के साथ लंदन की ओर पानी के जहाज से कूच कर दिया। वे महारानी विक्टोरिया के लिए लाखों के तोहफे, अलमास, याकूत और जमर्रुद के गंगा जमुनी हार, जवाहरात, जड़ी कंघियां, मोतियों की मालाएं, बेशकीमती अंगूठियां, कीमती बेहतरीन और नायाब पोशाकें और चांदी के थालों में 30,000 रुपयों के सिक्के भी ले गई थीं। लेकिन लंदन पहुंचने के 10 महीने बाद भी क्वीन विक्टोरिया ने उनसे मिलना मुनासिब न समझा। जो अवध समूचे विश्व को खरीदने की ताकत रखता हो, जिसके बादशाहों ने लाखों रुपए गरीब जनता की खिदमत में लुटा दिए हों, उस अवध की बेगम को 10 महीने बाद भी क्वीन विक्टोरिया से मुलाकात नसीब न हुई। जनाब, वक्त वक्त की बात है। 10 महीने बाद इंग्लैंड में गुजारने के लिए बेगम को अपने जेवरात तक बेचने पड़े। आखिरकार 4 जुलाई 1857 को जनाना दरबार में क्वीन विक्टोरिया अवध की मलिका से मिली, लेकिन महज कुछ देर के लिए, जहां बेगम अपनी बात तक न रख पाईं।
ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड तब 12 साल के थे और इस मुलाकात में वे भी हाजिर रहे, जिनका मल्लिकार्जुन ने बहुत दुलार किया। इस भेंट के बाद क्वीन विक्टोरिया ने उनसे हफ्ते भर बाद मिलने को फिर कहा, लेकिन वह हफ्ता मल्लिकार्जुन की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान में विद्रोह फैल चुका था, जिससे क्वीन विक्टोरिया खासी नाराज थीं। भरे मन से मल्लिकार्जुन ने भारत वापस लौटने का मन बनाया। इस दुख और विलायत की आबो हवा से उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। भारत लौटते वक्त पेरिस में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी और वहीं उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये कि मल्लिका को सिपुर्दे खाक कैसे किया जाए। तब वहीं 30,000 रुपयों की जमीन खरीदकर उन्हें दफना दिया गया। हिंदुस्तान के जिस सूबे का नाम आज भी बड़े अदब और रसूख से लिया जाता है, उसकी रानी विदेशी धरती पर इस उम्मीद से सो रही है कि शायद क्वीन विक्टोरिया उनकी बात मानकर अंग्रेजों से अवध खाली करने को कहे। जफर का एक शेर याद आ जाता है कि कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में।